तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार हैं, अर्थशास्त्री, जिन्होंने काला धन पे किताब लिखी है। विराट गुप्ता हैं, वकील हैं, और मुंबई से संजय भार्गव साहब हैं। आप पहले मोबाइल बैंकिंग कंपनी और सिटी बैंक में लंबा खासा आपका अच्छा खासा लंबा वक्त रहा है। भार्गव साहब, हम आप ही से शुरू करना चाहते हैं। आपके पास आने से पहले मैं कुछ गूगल सर्च कर रहा था कि फॉर्च्यून पत्रिका में एक रिपोर्ट छपी है 29 अप्रैल की इसी साल की, कि अमेरिका में करीब करीब हर साल 2008 से 2010 के बीच में 458 अरब डॉलर की कर चोरी हुई है, टैक्स इवेजन होती है। 458 अरब, अगर मैंने सही गिनती लगाई है भारतीय मुद्रा में तो ये करीब करीब 31 लाख करोड़ की कर चोरी है। ब्रिटेन में हर साल 16 अरब की टैक्स इवेजन होता है, भारतीय करेंसी में 11,000 करोड़। जापान में 850 करोड़ की कर चोरी होती है 2016 में, इस बार न्यूनतम बताई जाती है। फ्रांस की संसद की रिपोर्ट है कि 40 से 60 अरब यूरो हर साल टैक्स चोरी होती है, और इनमें से उनके अधिकारी 10 से 12 यूरो अरब ही वसूल पाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इन देशों में तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान से ज्यादा कैशलेस ट्रांजैक्शन की व्यवस्था होगी, फिर भी वहां चोरी क्यों हो रही है? वहां टैक्स चोरी मतलब वहां काला धन क्यों बन रहा है? तो हम किस आधार पर ये कह रहे हैं कि भारत में ये होगा तो टैक्स चोरी बंद हो जाएगी, टैक्स ज्यादा आएंगे और काला धन नहीं बनेगा? भार्गव साहब। रवि जी, मुझे और देशों के बारे में तो इतना पता नहीं है कि वहाँ कितना कैशलेस है, कितनी टैक्स चोरी हो रही है, पर मैं ये जानता हूँ कि हम सब, और इसमें हम सब शामिल हैं, कि हम लोग काफ़ी सामान कच्ची रसीट पे लेते हैं और इससे टैक्स चोरी होती है इंडिया में। मेरे पास ये अनुमान नहीं है कि कितना टैक्स चोरी होती है, पर मैं इंडिया में यूएसए से 2004 में वापस आया था, तो मैं 12 साल यहाँ रह चुका हूँ, और मैंने ये कोशिश की है कि मैं कैश में पेमेंट नहीं करूँ, भले मुझे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़े, पर कभी कभी ये हो जाता है कि कैश में पेमेंट करना पड़ता है। पर अब ये डीमोनेटाइजेशन के बाद हम लोगों ने ये शपथ ली है कि अप्रैल तक हम ये कोशिश करेंगे कि किसी को भी 500 रुपए से ज़्यादा हम कैश में पेमेंट नहीं करें। थोड़ा बहुत तो कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। शपथ ली है सर? कब ले ली है शपथ लोगों ने? ये 500 रुपए ली है, आपने ली? और लोगों के बारे में नहीं कह रहा। आपने शपथ ली है, लेकिन मैं व्यक्तिगत नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़े रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि कैशलेस हो जाने से या कार्ड पे चले जाने से अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, ये 4 आदर्श देश हैं हिंदुस्तान के लिए तकनीकी के मामले में, वहां पर लाखों करोड़ों, हजारों करोड़ की चोरी, टैक्स चोरी अभी भी हो रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मोबाइल, इंटरनेट और बैंकिंग से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, हम लोग खुद करते हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि नहीं करें? ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये कोई सिद्ध थ्योरम है अर्थशास्त्र का कि कैशलेस हो जाने से अर्थव्यवस्था की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी? मैं ये जानना चाहता हूं, या सिर्फ फॉर्म बदल रहा है, रूप बदल रहा है, नोट की जगह हम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? जी ठीक है, मैं अमेरिका के बारे में बात कर सकता हूं क्योंकि मैं वहां रह चुका हूं। तो जहां तक मेरा अनुमान है कि वहां पे जो टैक्स चोरी होती है वो बहुत बड़े लोग करते हैं, कॉर्पोरेशंस करते हैं, अच्छा, रिच लोग करते हैं, और जो आम आदमी है वो ज्यादा टैक्स चोरी नहीं करता है, क्योंकि जो वहां का सिस्टम है 1099 का वगैरह, कि अगर आप चोरी करने की कोशिश करें तो पकड़े जाने के चांस बहुत ज्यादा हैं। वहां भी बड़े लोगों को टैक्स चोरी में चांस नहीं है सर? अमेरिका में भी बड़े लोग बच जाते हैं? नहीं, बड़े लोग बहुत लूप होल्स वगैरह निकाल के केमन आइलैंड में पैसा रख के वगैरह वो कर सकते हैं। इंडिया के बड़े लोग तो नहीं करते होंगे ना? ये तो नहीं है कि इंडिया के बड़े लोग तो नहीं करते होंगे। पनामा वाली रिपोर्ट तो झूठी होगी? नहीं, बिल्कुल करते हैं। करते हैं? नहीं, बिल्कुल झूठी नहीं है। तो कैशलेस हो जाने से वो रूट कैसे बंद रहेगा? भार्गव साहब ये बताइए, कैशलेस हो जाने से हम आम लोगों की तो बात कर रहे थे, यानी आम लोग, अमेरिका का हो चाहे भारत का हो, वो न्याय प्रिय है, वो तो कानून से चल लेगा, लेकिन ये बड़े लोग तो दोनों जगह बच रहे हैं सर। हाँ, नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। कैशलेस होने से ये बड़े लोगों की चोरी नहीं खत्म होगी। यही बात मैं पूछ रहा हूं ना, इतना गुणगान 10 दिनों से अखबार में चल रहा है। जी
अरुण कुमार नहीं तो बड़े लोगों की चोरी खत्म करने के लिए दूसरे कदम उठाने पड़ेंगे, कैशलेस से नहीं होगी। मैं यही जानना चाहता हूं सर कि क्या अमेरिका में मेरे दूसरे हिसाब कदम से नहीं आप उठाए गए? आपके देखिए ना, और भी 2008 से 2010 के बीच में 458 अरब डॉलर बिलियन डॉलर की टैक्स चोरी सालाना हुई है। फ्रांस की पार्लियामेंट रिपोर्ट करती है कि 40 से 60 अरब यूरो की कर चोरी होती है वहां पे, फ्रांस में। ठीक है, जापान का भी वही हाल है, ब्रिटेन का भी 16 अरब यूरो की कर चोरी होती है। तो वहां कैशलेस और सारा टेक्नोलॉजी सब चीज वहां पे डेबिट कार्ड, स्वाइप कार्ड से पेमेंट करते हैं। तो क्या वहां की सरकारों ने कर चोरी के दूसरे रास्ते नहीं अपनाए होंगे? नहीं, उन्होंने जरूर, मैं कर चोरी में एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मैं ठीक है जी, ठीक है अरुण जी। देखिए नहीं तो मैं ये व्यवस्था होती है। एक सेकंड, वो कुछ कह रहे हैं, आते हैं, हमें टाइम है एक और सेगमेंट का जी। सब भार्गव साहब आप कह लीजिए, आप कुछ कह रहे थे और रुक गए। नहीं, आप और लोगों से पूछ लीजिए, क्योंकि मैं कर चोरी में एक्सपर्ट नहीं हूं। ठीक है, कर चोरी में आप एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो और जीरो हूं आप लोगों की तुलना से, तो इसलिए बहुत सारे दर्शक देख के ईमेल भी करते हैं कि कौन सही जवाब दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं ऐसा है कि अल्टीमेटली हम क्या इसमें हासिल करते हैं कैशलेस से? जब एक नोट की बदले हम कार्ड यूज करते हैं तो उसमें हम हासिल क्या करते हैं? क्या आयकर कानून बदल जाते हैं इस बीच में? क्या नोट का मूल्यांकन बदल जाता है? क्या जो हम मोबाइल से इस्तेमाल करते हैं वो पैसा फ्री होता है? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। दो सवाल है। एक तो काले धन की चोरी में पैसे का क्या महत्व है, नोट का महत्व क्या है, और दूसरा एक और सवाल इससे जुड़ा कि क्या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करने से काला धन नहीं बनता है तो या टैक्स चोरी नहीं होती? दोनों का पहले जवाब। दूसरा सवाल यही मैंने कहा, दूसरा सवाल ये है। तो पहला तो ये कि जो पैसा होता है, जो नोट होता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है कि आप काला धन कमाएं उसके लिए, क्योंकि दो तरह की जो ब्लैक इनकम जनरेट होती है। एक तो इलीगल सेक्टर में जो गैर कानूनी है, और एक जो कानूनी सेक्टर है जिसको लीगल है। तो जो गैर कानूनी सेक्टर है उसमें आपने नार्कोटिक ड्रग ट्रैफिकिंग किया, आपने कुछ और इस तरह गलत काम किए, आपने नकली दवाएं बनाई वगैरह, है ना। और एक लीगल सेक्टर है, आपने जो आप लॉयर हैं, आप डॉक्टर हैं, हाँ, आपने अपना जो सही आमदनी नहीं दिखाई, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपने जो अपना जो प्रोडक्शन कम दिखा दिया, आपने उसका प्राइस कम दिखा दिया, अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग जिसको कहते हैं, आपने इंटरनेशनल ट्रेड किया तो वहां पे अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग कर दिए। तो जितने सेक्टर हैं उतने तरीके हैं काले धन की कमाई के। उसमें ये जरूरी नहीं कि कैश ही हो, तो बिना कैश के भी बिलों में हेरफेर हो सकता है। जी हाँ, वो हो जाती है कि जैसे कि अगर आपने देखा कुछ केसेस में कि आपने किसी को ब्राइब करना है तो आपने उसको शेयर अलॉट कर दिया, 350 का शेयर 25 रुपए में अलॉट कर दिया, तो 325 रुपए प्रति शेयर आपका जो वो ब्राइब हो गया। उसी तरह आपने प्रॉपर्टी दे दी सस्ते दाम पे, और बाद में वही क्या ये कैशलेस होने से ये प्रक्रिया रोक सकते हैं? देखिए, आम लोगों को भी समझना चाहिए कि वो इतना बलिदान दे रहा है तो काला धन बनने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो यही मैं दूसरी बात जो थी कि कैशलेस होने से कोई कैश का जरूरी नहीं कि वो सर्कुलेट हो तभी ब्लैक इनकम जनरेट होगा। अच्छा। तो कैशलेस हो जाने से भी कोई जरूरी नहीं कि ब्लैक इनकम जनरेशन कम हो जाए। तो जो आपने सही उदाहरण दिया कि एडवांस कंट्री में जहां पे कि बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड वगैरह का प्रचलन है, वहां पे भी ब्लैक इनकम जनरेट होती है, और यहाँ पे भी ब्लैक इनकम उसी तरह जनरेट होती रहेगी। ठीक है, पर एक तर्क यहाँ पे लोग दे सकते हैं कि चूंकि बहुत कम प्रतिशत में लोग यहाँ टैक्स देते हैं, तो ये जो अभी एक्सरसाइज हुई है, मालूम नहीं कि भारत सरकार ये अनाउंस करेगी, घोषणा करेगी कि हम और इतने लाख लोगों को कर दायरे में ला रहे हैं। ये अभी तो उसने कहा नहीं है तो हम उसमें नहीं कर सकते, लेकिन कई लोग कहते हैं कि इससे नए प्रकार के लोग बड़ी संख्या में टैक्स के दायरे में आएंगे, तो इससे सरकार की कमाई बढ़ेगी। दूसरा जो सवाल है उसका जवाब देने के लिए समझना पड़ेगा जिसको हम मनी कहते हैं, है ना। मनी के फॉर्म बदलते रहते हैं। तो पहले सिक्का होता था, सिक्का से जो कागज का नोट बना, कागज के नोट के बाद जो फिर ये आपका जो अब प्लास्टिक आ गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आ गया, उससे अब इलेक्ट्रॉनिक मनी आ रहा है कि आप जो वो उसके, तो पैसे का फॉर्म बदलता रहता है और उस पैसे का जो इस्तेमाल है वो भी बदलता रहता है। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर इंटरनेट से होगा या जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से होता तो ट्रेल एक बन जाएगा कि आपने कहा जो खर्च किया। जैसे भार्गव साहब ने कहा कि अप्रैल के बाद से 500 रुपए से कम का वो ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, वो खुद पर्सनली नहीं करना चाह रहे, पर अभी तो ऐसी स्थिति आ नहीं रही, क्योंकि हमारा तो एक भाव है, भावना है ना, मतलब उस भावना को देश तो विभाजित है। यहाँ पे तो जो गरीब आदमी है उसको तो जो लाले पड़ रहे हैं आज की, उसको 8 आना 10 आना और 1 रुपया 10 रुपया भी नहीं मिल रहा है ना। और दूसरी तरफ वो हैं जो कि बैंक हैं, जिनके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हैं, तो दोनों की परिस्थिति अलग है। तो हमारे यहाँ कैशलेस करने के लिए बहुत कठिनाई आएगी, क्योंकि बहुत बड़ा एक जो हिस्सा है
हमारे देश का, वो अभी ना बैंक है उसके पास, ना उसके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने का है। और दूसरा ये है कि उसको डर लगता है कि ये पता नहीं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है क्या। पर तो इसके समानांतर एक आंकड़ा है कि डर जरूर लगता होगा, लेकिन 300% लोगों ने वो पीएसओ मशीन का ऑर्डर दिया है। इसका मतलब है कि वो रिस्क लेना चाहते हैं, कोशिश सीखना चाहते हैं इसी समय में। हाँ, तुरंत नहीं हो सकता है कि वो सीखें और ये हो सकता है बढ़े भी, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा तबका है कि जैसे गांव में बिजली फेल हो गई तो आपका वो मशीन काम नहीं करेगा, तो जब तक आप सोलर सेल से पावर नहीं करेंगे, तरह तरह की टेक्नोलॉजी निकालनी पड़ेगी। फिर जो हैकिंग हो जाता है उसको आपको डील करना पड़ेगा। और देश में ट्रस्ट की बहुत कमी है। जो एडवांस कंट्रीज वहां ट्रस्ट ज्यादा है तो लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पे ट्रस्ट की कमी है क्योंकि तरह तरह से आपने ट्रस्ट की बात की। विराग, मैं जानना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है, जो भी है, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड समझें, या जो आरटीजीएस से हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, ये क्या एडवांस मुल्कों में भी फुल प्रूफ सुरक्षित है, और भारत में इसकी क्या स्थिति है? नहीं, ना वहाँ पर सुरक्षित है और ना ही भारत में सुरक्षित है। अभी आपने डेबिट कार्ड का जिक्र किया, तो उसमें जो हमको चिप का इस्तेमाल करना है, उस डेबिट कार्ड की लागत आती है लगभग 40 से 50 रुपए। चूंकि बड़े पैमाने पर जनधन के खाते खुल गए और बैंक खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, तो बैंकों ने उन डेबिट कार्ड्स में पुरानी मैग्नेटिक जो स्ट्रिप थी वही इस्तेमाल करते गए, जिसकी वजह से जो डेटा था पूरा हैक हो गया। और हमको फिर पता चला कि 35 लाख या 65 लाख जो भी डेबिट कार्ड का डेटा चोरी हो गया। तो उसमें हमारे पास सुरक्षा का कोई भी उसमें पुख्ता इंतजाम नहीं है। ये सब अमेरिका जापान में नहीं होता है? नहीं, अमेरिका जापान में भी होता है। वही हम थोड़ा सा उसको अगर अभी जैसे अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना कि कैबिनेट की मीटिंग में बोला कि मोबाइल फ़ोन नहीं लाएं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन लाने से यहाँ पर कुछ भी किसी तरीके के प्राइवेसी का संकट हो सकता है। पुष्ट है, लेकिन हाँ, लेकिन मैं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो देश में 50 लाख सरकारी अधिकारी हैं और वो उसमें से 40 लाख लोग अभी भी प्राइवेट ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हैं, जिसका कि डेटा अमेरिका और विदेशों में रहता है। हम अगर पहले इस तरह से समझें कि देश में जो कैश इकोनॉमी जो नगदी है वो लगभग 17 लाख करोड़ है, और जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं वो 800 लाख करोड़ के होते हैं। तो मोटे तौर पे 2.5 से 3% ही हमारा कैश है। तो जो बड़े पैमाने पे जहां पर ब्लैक मनी जनरेट होता है, तो आप पी नोट्स की बात करें, एफडीआई की बात करें, एनपीए की बात करें, सहकारी बैंकों की बात करें, ये हथियारों की दलाली की बात करें, क्या ये सब कैश में ट्रांजैक्शन में होते हैं? ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस पूरे के पूरे ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन से ही होते हैं। और जहाँ तक हम इस पूरी प्रक्रिया को ये कैशलेस इकोनॉमी से नहीं खत्म कर सकते हैं, क्योंकि कैश इकोनॉमी का मतलब भ्रष्ट इकोनॉमी नहीं है और कैशलेस इकोनॉमी का मतलब स्वस्थ इकोनॉमी नहीं है। कैशलेस का मतलब स्वस्थ इकोनॉमी नहीं है, नहीं, वो आदर्श व्यवस्था नहीं है। और इसमें पूरी, मान लीजिए कोई दर्शक ये समझ रहे होंगे कि पुरानी व्यवस्था में तो इतनी कमियां है, तो कुछ नया करके देखो। मैं आपको सिर्फ 2 बातें बताता हूँ। जीएसटी आ रहा है, तो जो कैशलेस इकोनॉमी होगी उस इकोनॉमी में क्या है कि जैसे हमने 20 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट रखी, तो 20 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट में एक चार्ट वाला है जो रोज 10,000 रुपए कमाता है, तो वो चार्ट वाला टैक्स के स्ट्रक्चर में आ जाएगा, तो टैक्स का ढांचा बढ़ जाएगा। तो कैश इकोनॉमी में हो सकता है कि टैक्स की चोरी हो रही हो वो कम हो जाएगी, पर जो कैशलेस इकोनॉमी है उसमें टैक्स की चोरी भी होती है और अपराध भी होता है। तो कैश इकोनॉमी में अपराध का बहुत बड़ा हाथ नहीं है। दोनों में अंतर बताइए। देखिए, दोनों में अंतर ये है कि जैसे कैश इकोनॉमी में अपराध नहीं होता, क्राइम नहीं होता है। हाँ, मतलब पैसा, मतलब एक चार्ट वाला है वो 10,000 रुपए रोज कमाता है, तो हो सकता है कि सिर्फ टैक्स चोरी कर रहा है। हाँ। ये एक आर्थिक एक किस्म से वो अपवंचना कर रहा है। हाँ। लेकिन एक हथियार का दलाल है जो कि 80 करोड़ रुपए किसी को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी उद्योगपति को दे रहा है, तो वो रुपयों में नहीं ला रहा है, वो पी नोट्स का, एफडीआई का या दूसरी चीजों का सहारा ला रहा है, क्योंकि उसमें भ्रष्टता भी है और उसमें अपराध भी है। ठीक है। अच्छा, इसी को अगर जब अमेरिका की आप बात करते हैं, जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, वो भारत में 4,29,000 करोड़ रुपए की आमदनी टर्नओवर करती है, ये रिकॉर्ड में है, और टैक्स देती है सिर्फ 5,000 करोड़ में। तो इसके लिए क्या कैशलेस इकोनॉमी लाने की जरूरत है? इसके लिए हमको अपने टैक्स के जो हमारी प्रक्रिया है उसमें बदलाव की जरूरत है, जहां पर एक इंटरनेशनल सिस्टम बन गया है कि इंटरनेट कंपनियां अमेरिका में रजिस्टर्ड होती हैं, आयरलैंड में अपना खाता देती हैं, सिंगापुर में सब्सिडरी कंपनी पैदा करती हैं और भारत में संचालित होती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में भारत से जो बड़े पैमाने पे जो कैशलेस इकोनॉमी के माध्यम से इंटरनेट कंपनीज का जो एक हम विस्तार कर रहे हैं, पर उन इंटरनेट कंपनी से टैक्स नहीं ले रहे हैं। ठीक है।